स्टेम सेल रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज अपने प्रॉपर ढंग से फंक्शन कर रही है तो प्रॉपर ढंग से फंक्शन कैसे कर रही है, या उसके फंक्शन को अगर रोकना चाहें तो कैसे रोक सकते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो रेगुलेशन का मतलब होता है कि हम या तो किसी चीज को ऑन करवा रहे हैं या ऑफ करवा रहे हैं। और अगर हमको पता है अगर वो चीज ऑन रहती है तो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखेगी, ऑफ रहती है तो वो इनएक्टिव रहेगी। तो स्टेम सेल का रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया कि स्टेम सेल के पास जो स्टेमनेस प्रॉपर्टी है, स्टेमनेस यानी ये जो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहकर डिवाइड करना और अपनी एक नई कॉपी बनाना, राइट, ये क्या है, ये स्टेम सेल की प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे रेगुलेट की जाती है, किस तरीके से स्टेम सेल ने इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखा हुआ है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन हमको पता चल चुका है स्टेम सेल का, राइट, जिसमें कि हमको पता चल गया है कि भाई उसका एक कॉपी सेल्फ रिन्यूअल फॉर्म होगा और दूसरा डिफरेंशिएट होकर फंक्शन ले लेगा। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये जो सारे के सारे स्टेम सेल हैं, ये इस तरीके से कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ कुछ एक सेल जो डिवाइड करी है वो मेच्योर हो जाए और एक सेल स्टेम सेल की प्रॉपर्टी लेकर ही मेंटेन रहे, राइट। तो इसी चीज को हम रेगुलेशन के फॉर्म में यहाँ पे देखने वाले हैं। अब अगर हम स्टेम सेल का रेगुलेशन देखते हैं तो अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म की वजह से जो है इंट्रा सेलुलर चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म क्या होता है, वर्ड को तोड़िए, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के एक्सटीरियर में। तो सेल के एक्सटीरियर में यानी स्टेम सेल के एक्सटीरियर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से स्टेम सेल के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। स्टेम सेल के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम इंट्रा सेलुलर चेंजेस कहते हैं। इंट्रा मीन्स विद इन दैट सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि एक्स्ट्रा टू दैट सेल, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। तो स्टेम सेल के बिहेवियर को रेगुलेट करने में एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म एंड इंट्रा सेलुलर मैकेनिज्म दोनों का रोल होता है। ओके, तो अगर देखा जाए तो कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं, यानी कि स्टेम सेल कैसे डिसाइड करता है कि भाई मुझे डिवाइड करना है या फिर मुझे डिवाइड नहीं करना है, वो ये बात कैसे मतलब कि एक तरीके से रेगुलेट कर पाता है। कैसे पता चलता है कि भाई मैं कब डिवाइड ना हूं, कब मैं डिवाइड हो जाऊं, कब मैं डिफरेंशिएट हो जाऊं, ये सारी बातें कैसे पता चलती है। तो ये दो मैकेनिज्म के द्वारा हमको पता चलती है। तो हम पहले मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं और यहाँ पे जो लाइन मेंशन की गई है उसको ध्यान रखिएगा कि बाहर के होने वाले मैकेनिज्म इंटरनल चेंजेस करते हैं यानी कि इंट्रासेलुलर चेंजेस करते हैं। तो अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म है जिसकी वजह से स्टेम सेल रेगुलेट होते हैं, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म में सबसे पहला मैकेनिज्म आता है फिजिकल मैकेनिज्म। फिजिकल मैकेनिज्म यानी कहीं ना कहीं पे कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व है, कहीं पे अटैचमेंट इन्वॉल्व है, राइट। तो फिजिकल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, फिजिकल मैकेनिज्म का मतलब हो गया कुछ ऐसे एडेशन फैक्टर जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का पार्ट है और जो सपोर्ट करते हैं एक स्टेम सेल को उसके नीश के अंदर रहने में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो प्रोटीन्स है, मेनली जो एडिशन फैक्टर्स हो गए, वो मदद करते हैं कि स्टेम सेल जो है अपने नीश में ही एडहेयर होके लिंक होके वहीं पर रहे, क्योंकि स्टेम सेल का घर जो है वो स्टेम सेल नीश है, वो वहीं पे रहेगा तभी उसकी स्टेम सेल प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी। And differences in cell to cell and cell to matrix adhesion as well as the cell density within the niche can alter the mechanical forces that influence the stem cell behavior. अब जो सेल है, स्टेम सेल क्या करता है, सेल टू सेल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी एक स्टेम सेल दूसरे स्टेम सेल से कांटेक्ट कर रहा है, या फिर सेल टू मैट्रिक्स कांटेक्ट भी हो सकता है। मैट्रिक्स यानी वो प्रोटीन जो कि एक स्टेम सेल को नीश से अटैच रखने में मदद कर रहा है, यानी कि नीश के अंदर सेल टू सेल कांटेक्ट भी है, सेल टू मैट्रिक्स कांटेक्ट भी है। तो यहाँ पे हर जगह क्या हो रही है, हमने कांटेक्ट की बात की, फिजिकल अटैचमेंट यानी फिजिकली कनेक्टिविटी की बात की, इसलिए इसको फिजिकल मैकेनिज्म कहा जा रहा है। और क्योंकि आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो ईसीएम है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, एक बार इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो कहाँ है, वो सेल के बाहर है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म में डाला है, क्योंकि सेल के बाहर से ये काम कर रहा है, राइट। और सेल के बाहर से करके क्या करेगा, ये अंदर की तरफ चेंजेस करवाने का काम करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल एडहेशन करवाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल एडहेशन करवाया जा रहा है, और सेल एडहेशन करवाया जाएगा मतलब कि दो सेल का आपस में अटैचमेंट होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म में पहला मैकेनिज्म, उम्मीद करती हूँ सबको क्लियर हो गया आपको, व्हाट इज फिजिकल मैकेनिज्म। अगला आता है केमिकल रेगुलेशन। ये जो केमिकल रेगुलेशन है ये भी कहां से होता है, ये भी सेल के बाहर से ही हो रहा है। जैसे कि
A chemical regulation of a stem cell, it take the form of a secreted protein from surrounding cell that influence the stem cell state and progenitor differentiated through the endocrine, paracrine and juxtacrine mechanism. अब केमिकल रेगुलेटर का मतलब क्या हो गया? कुछ केमिकल सिग्नल यानी कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे मदद कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एंडोक्राइन सिग्नलिंग चल रही है, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग चल रही है, यहाँ पे जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग चल रही है। इनफैक्ट यहाँ पे एक तरीके से ऑटोक्राइन सिग्नलिंग को भी देखा गया है। ये सारे सिग्नलिंग में क्या होते हैं? सिग्नल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। सिग्नल मॉलिक्यूल का नेचर क्या होता है? दे आर केमिकल इन नेचर। तो वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो स्टेम सेल की प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने का काम कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। तो केमिकल में ये सारे के सारे फैक्टर चले आते हैं। ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जो सिग्नल फैक्टर्स होते हैं ये स्टेम सेल को कहते हैं कि भाई तुम एक ऐसे टाइप के सेल हो जिसके पास कोई अपना कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, यानी उसके पास कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि हाँ मुझे कहाँ जाकर किस में कन्वर्ट होना है। इसलिए कहते हैं कि स्टेम सेल को ये सारे के सारे सिग्नलिंग एंड सिग्नल मॉलिक्यूल स्टेम सेल को अनकमिटेड स्टेट में रखते हैं। सलमान खान का एक बहुत ही फेमस सा डायलॉग है बॉलीवुड मूवी का कि मैंने एक बार अगर कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। कमिटमेंट इज व्हाट? डिसाइडिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए फैसला ले लेना, डिसीजन ले लेना। तो अगर एक सेल कमिटेड है तो हम कहते हैं उसने डिसाइड कर लिया है कि उसको क्या बनाना है, उसको क्या फंक्शन करना है। ऐसे सेल को हम कमिटेड सेल कहते हैं। लेकिन एक ऐसा सेल जो कि हर एक की मदद करने के लिए रेडी है, उसके पास अभी कोई अपना फंक्शन नहीं आया है, लेकिन उसके पास अपनी शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो मल्टीपल चीजों की मदद कर सकता है, जैसे कि हो गए स्टेम सेल, वो डिवाइड कर सकते हैं और जहां पे जरूरत होगी वो वहां पे पहुंच सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि स्टेम सेल जो है वो अनकमिटेड स्टेट में रहे और ये सारे के सारे जो सिग्नलिंग फैक्टर है एंड सिग्नलिंग पाथवे हैं वो स्टेम सेल को उसके अनकमिटेड स्टेट में रखने का काम करते हैं। एक बार स्टेम सेल जो है एक प्रॉपर ढंग से पोजीशन हो गया अपने नीश में, तो वहां पे ये फैक्टर उसकी स्टेमनेस को मेंटेन करेंगे। और जो सेल जब डिवाइड हो रहा था स्टेम सेल, तो जो सेल डॉटर सेल की तरह बाहर निकला जो कि आगे चल के डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो वो सेल क्या होता है? वो सेल उस नीश से दूर चला जाता है। दूर चले जाने के कारण क्या होता है कि ये जो सारे फैक्टर है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए जो डिफरेंशिएटेड सेल है वो अपनी स्टेम सेल की प्रॉपर्टी लूज कर देता है और वो डिफरेंशिएट हो जाता है, क्योंकि उसको स्टेम सेल की फॉर्म में रखने के लिए ये जो इतने सारे सिग्नल चाहिए वो सिग्नल उस तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वो अपनी दूरी बना लेता है स्टेम सेल नीश से। क्लियर हो गए ये दोनों पॉइंट कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म में फिजिकल मैकेनिज्म एंड केमिकल रेगुलेशन कैसे काम कर रहे हैं? हाँ जी, ओके आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तो था एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म के दो टाइप, दैट इज फिजिकल मैकेनिज्म एंड केमिकल रेगुलेशन। अब बात आती है इंट्रा सेलुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म की, कि अभी तो हमने देखा कि बाहर से कौन कौन सी चीजें स्टेम सेल को रेगुलेट करती हैं, जिसमें कि एक फिजिकल अटैचमेंट था, दैट इज फिजिकल कॉन्टैक्ट था, फिजिकल रेगुलेशन था, और एक था केमिकल रेगुलेशन। अब सेल के अंदर की बात करते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि सेल में बदलाव कर सकती हैं। तो पहला आ गया दैट इज रेगुलेशन बाय साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। साइटोप्लाज्म में कुछ डिटर्मिनेंट होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक्चुअल में स्टेम सेल को रेगुलेट करते हैं कि वो आगे चल के कौन सी प्रॉपर्टी मेंटेन करने वाला है। तो वही बोला है रेगुलेशन बाय साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट द पार्टीशनिंग ऑफ विच अकर एट अ साइटोकाइनेसिस। अब एक सेल के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है, जैसे कि हो गया प्रोटीन्स, राइट। तो जब एक सेल डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस करता है, तो उस टाइम पे जो भी प्रोटीन्स एक सेल में होते हैं वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। ये बात तो सभी को पता होगी। As stem cell divides, factor determining the cell fate are either selectively partitioned to one daughter cell, that is asymmetric differentiating division, or shared evenly between the daughter cell, that is symmetric division. अब मान लीजिए ये एक स्टेम सेल है, इसके अंदर बहुत से प्रोटीन्स थे, राइट। अब इसका डिवीजन हुआ। अब जब ये डिवीजन होगा तो दो चांसेस हैं। पहला कि अगर ये एसिमेट्रिक डिवीजन है, राइट, एसिमेट्रिक यानी एक स्टेम सेल बनेगा, एक डॉटर सेल बनेगा। तो अगर ये एसिमेट्रिक डिवीजन है तो जो भी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ एक डॉटर सेल को जाएगी, अगर ये एसिमेट्रिक डिवीजन है तो। लेकिन अगर ये सिमेट्रिक डिवीजन है, ठीक है, सिमेट्रिक यानी कि दोनों सेल एक जैसे बने जब स्टेम सेल ने डिवाइड किया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो भी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट यानी प्रोटीन्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर डॉटर सेल्स में जाएंगी, जिसे हम सिमेट्रिक डिवीजन कहते हैं।
क्लियर? उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। फिजिकल मैकेनिज्म में हमने क्या कहा था? फिजिकल मैकेनिज्म में हमने कहा था कोई ऐसे फैक्टर जो कि स्टेम सेल से अटैचमेंट का काम करते हैं और स्टेम सेल को उसकी प्रॉपर्टी मेंटेन रखने में मदद करते हैं, जैसे कि एडहेशन मॉलिक्यूल जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का पार्ट होते हैं। वो एडहेशन मॉलिक्यूल सेल से जब अटैच रहते हैं, स्टेम सेल से जब अटैच रहते हैं, तो वो उसको रीन्यू करने की प्रॉपर्टी देते हैं और उसकी स्टेमनेस को मेंटेन करते हैं। तो इसको हमने फिजिकल रेगुलेशन में पढ़ा। एडहेशन का मीनिंग, एडहेशन का मतलब होता है चिपकना, सिंपल भाषा में कहा जाए तो। लिंक होना, एडहेयर होना, स्टिक होना, ये सारे अल्टरनेटिव वर्ड है। ठीक है, देखिए मैं एक बार डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, जी क्या बोला जा रहा है, मान लीजिए अगर ये एक स्टेम सेल है, स्टेम सेल, ठीक है, और ये अनइक्वल डिवीजन होता है, मतलब कि एसिमेट्रिक डिवीजन हो रहा है। एसिमेट्रिक डिवीजन में क्या होता है, हमको पता है कि एक सेल स्टेम सेल बनता है जो कि रिन्यू हो जाता है, और दूसरा सेल क्या बनता है, दूसरा सेल बनता है डॉटर सेल। तो क्या बोला है कि जब अन एसिमेट्रिक डिवीजन होगा तो इसमें ये जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है, शॉर्टकट में हम इसको सीडी कहते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, दे आर मेनली प्रोटीन्स, राइट। तो जब ये सेल साइटोकाइनेसिस करेगा, वो भी कैसा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन। एसिमेट्रिक सेल डिवीजन जब करेगा, जो कि एक कॉमन टाइप का डिवीजन है स्टेम सेल में, तो ये जो प्रोटीन है ये एसिमेट्रिक डिवीजन में डॉटर सेल के पास आ जाएंगे। ये बोला है, उसका पार्टीशनिंग जो है एक डॉटर सेल के पास होगा। लेकिन अगर ये सिमेट्रिक डिवीजन है, मान लीजिए ये स्टेम सेल है, ठीक है, स्टेम सेल है और इसमें ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट है, और अगर ये सिमेट्रिक डिवीजन है, और अगर ये दोनों के दोनों सेल, क्योंकि सिमेट्रिक डिवीजन है, सिमेट्रिक में क्या होता है, सेम सेल बनते हैं, ये भी बताया था। सिमेट्रिक डिवीजन को ही हम पॉपुलेशन एसिमेट्री कह रहे थे, याद कीजिए। तो ये जो दोनों की दोनों डॉटर सेल बनी होंगी, ये दोनों डॉटर सेल के पास क्या हो जाएगा, ये दोनों डॉटर सेल के पास ये सीडीज चले आएंगे। यही बोला गया है और कुछ अलग से नहीं बोला है। इज दिस क्लियर? यही स्टेटमेंट मैं फिर से एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। That is regulation by the cytoplasmic determinant, the partitioning of which occur at a cytokinesis. Cytokinesis के टाइम पे इसकी पार्टीशनिंग होगी as stem cell divides. जैसे जैसे स्टेम सेल डिवाइड करेगा, फैक्टर डिटरमाइनिंग द सेल फेट आर आइदर सेलेक्टिवली पार्टीशन टू वन डॉटर सेल, डिपेंडिंग की कैसा डिवीजन है। ये जो सीडी है ये किसी एक डॉटर सेल के पास जाएगा, स्पेशली इन एसिमेट्रिक डिफरेंशिएटिंग डिवीजन, या फिर ये शेयर किया जाएगा इवन तरीके से, यानी बराबरी तरीके से डॉटर सेल्स के बीच में, अगर ये सिमेट्रिकल डिवीजन है तो। Hope this is clear to everyone. What is CD? What is asymmetric division? What is symmetric division? And how this CD is getting distributed between these two process. ठीक है, यस। अब नेक्स्ट हमारे पास इंट्रासेलुलर रेगुलेशन में आता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, यानी ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेशन होगा। सो इट अकर थ्रू द नेटवर्क ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट कीप द स्टेम सेल इन द क्वेश्चंट और पॉलीफेरेटिव स्टेट एंड प्रमोट द मैच्योरेशन ऑफ डॉटर सेल टुवर्ड द पर्टिकुलर फेट। ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में क्या होता है कि कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे प्रोटीन जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करने का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन करवाना, ठीक है, एमआरएनए बनवाना एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। तो कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि स्टेम सेल की मदद करते हैं दो तीन चीजों में। या तो वो स्टेम सेल को अनडिवाइडेड स्टेट में रखेंगे, यानी क्वेश्चन स्टेज में रखेंगे कि भाई अभी तुम मत डिवाइड करो, अभी तुम्हारा कुछ काम नहीं है। या फिर वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसको प्रोलिफरेटिव स्टेट में रखेंगे। प्रोलिफरेटिव स्टेट यानी डिवाइडिंग स्टेज में रखेंगे कि अरे भाई तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम अब डिवाइड करो। या फिर वो डॉटर सेल जो कि उनसे दूर हो गई है, उसको वो मैच्योर करने का काम करेंगे ताकि वो पर्टिकुलर फेट को अपने अटेंड कर सके, यानी एक्टिवेट कर सके। बताइए, ये भी क्लियर हुआ सभी को? अब लास्ट हमारे पास इंट्रासेलुलर रेगुलेशन में चला आता है एपिजेनेटिक रेगुलेशन। अब एपिजेनेटिक रेगुलेशन में क्या होता है, एपिजेनेटिक रेगुलेशन में एपिजेनेटिक लेवल पे चीजें बदलती हैं। जैसे कि इट अकर एट अ लेवल ऑफ क्रोमैटिन, द डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्रोमैटिन एक्सेसिबिलिटी
that is by histone modification influence the gene expression related to the stem cell behavior. इसमें एपिजेनेटिक रेगुलेशन में क्या होगा, मान लीजिए कोई हिस्टोन प्रोटीन है, उस हिस्टोन प्रोटीन पे मॉडिफिकेशन हो गया, मान लेते हैं उसका मिथाइलेशन हो गया, तो अब वो जो स्टेट होगा हिस्टोन का दैट इज इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, वो क्या करेगा, वो स्टेम सेल के बिहेवियर को रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसे मॉडिफिकेशन जो कि हिस्टोन में हिस्टोन को मॉडिफाई कर देते हैं, वो सारे जो इवेंट होंगे वो क्या करेंगे, स्टेम सेल के बिहेवियर को रेगुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हमने इंट्रासेलुलर रेगुलेशन में 3 रेगुलेशन पढ़ा, दैट इज रेगुलेशन बाय साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, एपिजेनेटिक रेगुलेशन, और एक्स्ट्रा सेलुलर में हमने फिजिकल मैकेनिज्म एंड केमिकल रेगुलेशन पढ़ा। तो ये क्लियर हो गया सभी को? इसके साथ हमारा रेगुलेशन डन हो जाता है। लास्ट जो हमारा एग्जाम था दैट इज दिसंबर 2023, उसमें इससे सवाल भी आए आए हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिए हैं ना, देखिए आपने देखा होगा मैं समझा सिंपल भाषा में रही हूँ, लेकिन मैंने आपको क्यों कहा था रिवाइज करके आने के लिए कि जब आप मुझसे समझ रहे हैं ना तो आपको सिंपल लग रहा होगा सुनने में समझने में, लेकिन आपको ये भी देखना है कि भाई जो मैंने समझा है क्या वो चीज मैं बुक की लैंग्वेज को पढ़ के सेम मीनिंग निकाल पा रहा हूँ जो मैंने क्लास में समझा है। सेम मीनिंग निकलना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि एग्जाम में इसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिस सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ उस भाषा में आपको सवाल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज के लिए खुद को मतलब अपनी तरफ से ट्रेन करते जाना है। कुछ ऐसा होता है जो आपको लगता है कि मैम इसका मीनिंग नहीं पता है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे टैग कर सकते हैं, जिसमें कि जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको इसका मीनिंग बता दूंगी कि हाँ मैम इसका ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका क्या मीनिंग एक्चुअल में बनता है। ठीक है, इसीलिए दोनों का सहारा ले रही हूँ, सिंपल एक्सप्लेनेशन का भी सहारा ले रही हूँ और बता भी रही हूँ कि कौन सी लाइन से आपको क्या मीनिंग बताया जा रहा है। ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन प्लीज रिपीट की, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में क्या होगा, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे जो कि क्या करेंगे, जो कि ये डिसाइड करेंगे कि जो स्टेम सेल है वो डिवाइड करेगा या डिवाइड नहीं करेगा, या उसका उससे जो निकलने वाला डॉटर सेल है वो आगे चल के डिफ्रेंशिएट होगा, ये डिसाइड करेगा। देखिए एपिजेनेटिक्स चेंजेस में क्या होता है, कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एपिजेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं, इट मे बी डीएनए को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, हिस्टोन को मॉडिफाई कर दिया, तो अगर ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं तो जो उसमें वो चेंजेस जो कि एक तरीके से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेम सेल को, तो उसको हम कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसका समरी आपको बता देती हूँ, जिसको भी जो भी जहां भी मतलब कोई पॉइंट उन्होंने मिस किया होगा तो मैं उसका रेगुलेशन का पॉइंट आपको बता देती हूँ। तो हमने देखा कि जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन एक्चुअल में हमने इनको 2 टाइप में डिवाइड किया, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर और एक डिवाइड किया हमने इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर में हमने देखा कि फिजिकल रेगुलेशन होता है इसकी मदद से, दैट इज एडेशन प्रोटीन की मदद से, एडेशन फैक्टर या प्रोटीन आप कह सकते हैं, जिसमें कि सेल टू सेल एडिशन भी हो सकता है या फिर सेल टू मैट्रिक्स एडिशन भी हो सकता है। राइट, अगला हमने देखा दैट इज केमिकल, केमिकल रेगुलेशन, जिसमें कि हमने देखा कि कुछ पैराक्राइन फैक्टर हो गए, पैराक्राइन फैक्टर हो गए, एंडोक्राइन हो गए, जक्स्ट्राक्राइन हो गए, इनफैक्ट ऑटोक्राइन को भी हमने देखा था। ये सब क्या करते हैं, ये सब स्टेम सेल की प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। फिर हमने इंट्रासेलुलर में क्या देखा, इंट्रासेलुलर में हमने देखा दैट इज साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट को, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट को हमने इसमें देखा कि ये जो है डिवाइड कर सकता है, अगर ये एसिमेट्रिक डिवीजन है, एसिमेट्रिक मैं लिख रही हूँ शॉर्टकट में, एसिमेट्रिक डिवीजन है तो वन डॉटर सेल में, वन डॉटर सेल विल हैव टीडी, राइट। और अगर ये सिमेट्रिक डिवीजन है, सिमेट्रिक है, देन बोथ डॉटर सेल हैव सीडी। ठीक है, नेक्स्ट
ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, ये विद टाइम आपको आने वाले टाइम में जब हम और स्टेम सेल का के बारे में अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको पता चलेगा। जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई, एक स्टेम सेल जो है वो एक तरीके से अनडिवाइडिंग स्टेट में रहेगा, अनडिवाइडिंग स्टेट या डिवाइडिंग स्टेट में रहेगा, या फिर वो मैच्योर होगा। एपिजेनेटिक रेगुलेशन में हमने देखा था, एपिजेनेटिक रेगुलेशन से मेनली हमने देखा था कि अगर हिस्टोन पे मॉडिफिकेशन होता है, टोन मॉडिफिकेशन, उस केस में क्या होता है, वो स्टेम सेल के बिहेवियर को रेगुलेट कर सकता है कि हाँ भाई, स्टेम सेल रिन्यू करेगा या नहीं करेगा, क्या वो आगे डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, क्या वो आगे मैच्योर होगा या नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समरी बता दिया रेगुलेशन का। उम्मीद करती हूँ सब कुछ क्लियर हो गया होगा।